हेलो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह से हम अलग अलग आयंस की न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी थी। वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं कि सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को कैसे कंट्रोल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किस टाइप के सॉल्वेंट की बात करते हैं। देखिए, दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं बेसिकली, एक तो नॉन पोलर और एक पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनकी पोलैरिटी जीरो होती है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया। These are supposed to be non-polar solvent जिनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती है। तो नॉर्मली इस टाइप के सॉल्वेंट में नॉन पोलर कंपाउंड इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जो आप लोग पढ़ते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक की थ्योरी होती है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर नॉन पोलर कंपाउंड्स और पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट विच हैव पोलैरिटी, हैविंग सम पोलैरिटी, यहाँ पे पोलैरिटी जीरो। मेरे ख्याल से ये आप समझते हो, नाम से ही क्लियर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जिसके अंदर नेट पोलैरिटी जीरो होता है जिस मॉलिक्यूल के अंदर, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर कहलाता है और वो लिक्विड फेज में होगा तो एक प्रकार से सॉल्वेंट का काम करेगा। पोलर में जहाँ पे पोलैरिटी होती है, और पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक तो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें प्रोटॉन होता है, हैविंग प्रोटॉन। जैसे हम बात करते हैं वाटर, एल्कोहल, फिनॉल, थायो एल्कोहल, एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, अमोनिया, RNH2, R2NH एक्सेट्रा। ये सब ऐसे सॉल्वेंट हैं जिसमें प्रोटॉन अवेलेबल होता है। प्रोटॉन कहाँ अवेलेबल होता है? जहाँ पे प्रोटॉन यानी H हाइड्रोजन एटम वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, सल्फर हो गया इवन। ये सब बॉन्ड जो होते हैं वो हाईली पोलर होते हैं। तो जो ClH बॉन्ड है या OH बॉन्ड है या NH बॉन्ड है, दिस हैज गॉट हाई एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। एज अ रिजल्ट वी कैन कॉल देम पोलर सॉल्वेंट, यानी पोलर मॉलिक्यूल, प्रोटिक मॉलिक्यूल। पोलर तो है ही, साथ साथ प्रोटिक भी है, क्योंकि H+ कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो ये सब पोलर प्रोटिक की कैटेगरी में आते हैं। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो पोलर तो होते हैं लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता। जैसे आपका है DMSO, DMF, DMA, HMPA, even crown ethers comes into the category of polar aprotic solvent। ठीक है, इनका मैं डिटेल में बताता हूँ। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में जो DMSO आपका लिखा हुआ है, दिस इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। इवन एसीटोन कैन बी टेकन इन दिस सीरीज। एसीटोन के अंदर भी पोलैरिटी तो होती है लेकिन प्रोटॉन नहीं होता उसके अंदर। तो DMSO इज लाइक, अगर मैं एसीटोन के कार्बन को सल्फर से रिप्लेस कर दूं तो दिस इज कॉल्ड डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। दिस इज डी, शॉर्टकट में इसको DMSO लिखते हैं। ऐसे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF की बात करें, दिस इज कॉल्ड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बेसिकली होता है ये CH3 CH3 N C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, ऐसी अगर हम DMA की बात करें, दिस इज कॉल्ड डाइमिथाइल एसिटामाइड। DMA is NN
डाईमिथाइल एसिटामाइड। कैसे लिखेंगे? एसिटामाइड पहले लिख लें, C डबल बॉन्ड O CH3N, ये आपका एसिटामाइड ग्रुप हो गया, एंड 2 मिथाइल नाइट्रोजन पे लगा दो तो ये डाईमिथाइल एसिटामाइड हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें HMPA का, HMPA होता है हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, फॉस्फोरामाइड। ये बेसिकली कुछ इस तरह का होता है, P डबल बॉन्ड O और हर एक नाइट्रोजन पे 2-2 मिथाइल लगे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मिथाइल एटम्स 6 हो गए। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। तो ये कुछ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसमें देख सकते हैं कि पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन प्रोटॉन नहीं है, कहीं भी प्रोटॉन नहीं है, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। इसके अलावा क्राउन ईथर्स होते हैं। क्राउन ईथर्स बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर साइकिल में ऑक्सीजन एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 3 ऑक्सीजन एटम अगर मैं साइकिल में ले लूं, तो इस तरह से मैं साइकिल बनाऊंगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द साइकिल हो जाएंगे 2, 2, 4, 2, 6 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 9 टोटल, और 3 इसमें ऑक्सीजन है। फर्स्ट नंबर इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द साइकिल एंड लास्ट नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द साइकिल। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 क्राउन 4। अगर मैं 4 ऑक्सीजन ले लूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहां से देख सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन है और 8 कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग हो गए 12, 12 एंड ऑक्सीजन है 4, तो 12 क्राउन 4, ऐसे 15 क्राउन 5 एंड 18 क्राउन 6 हो जाएगा। अलग अलग साइज के क्राउन ईथर्स के अंदर अलग अलग टाइप के कैटायंस ट्रैप हो जाते हैं। बेसिकली क्राउन ईथर्स आर यूज्ड टू सॉल्वेट कैटायंस। यहाँ पे कैटायंस फिट हो जाते हैं, जैसे मान लो कोई भी A+ है, तो ये यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन एक नेगेटिव एंड है, तो इस तरह से इनका इंटरेक्शन होकर के सॉल्वेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो क्राउन ईथर्स आर प्राइमरली यूज्ड टू सॉल्वेट cation. Cations are trapped into that cluster of oxygen. ठीक है, तो इस तरह से ये जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है जरा देखिए। अगर मैं किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर किसी भी आयनिक कंपाउंड को डाल दूं, जैसे आप NaCl को पानी में डाल दो, NaCl को पानी में डाल दोगे तो Na+ एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस बना, एंड दीज आर एक्चुअली हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयंस। ये दोनों हाइड्रेटेड आयंस हैं। हाइड्रेटेड आयंस क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द आयंस सराउंडेड बाय सो मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हर एक आयन को सराउंड करते हैं, तो एक आयनिक क्लस्टर बन जाता है। आयन के चारों तरफ सॉल्वेंट का क्लस्टर बन जाता है, उसको हम लोग सॉल्वेटेड आयन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम आयन आपने लिया और यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको, लेट्स से 6 वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक तरह से यहाँ पे 6 हो गया। ये अब यहाँ पे ऑक्सीजन एंड क्योंकि नेगेटिव एंड है और नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड को घेर लेगा, delta minus delta minus. Here sodium ion is present in the cluster of water where oxygen atom is orienting towards cation, sodium ion. ऐसे अगर मैं क्लोराइड आयन की बात करूं तो क्लोराइड आयन की चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा, बट दिस टाइम हाइड्रोजन आयन एक्चुअली ओरिएंट करेगा। कुछ इस तरह से, क्योंकि हाइड्रोजन पे डेल्टा+ चार्ज होता है ना, ये सब हाइड्रोजन एटम के थ्रू क्लोराइड आयन को ट्रैप कर लेंगे, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन एटम पे प्रोटॉन है ना, बेसिकली प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो प्रोटॉन यानी H+ रहेगा, तो H+ के थ्रू क्लोराइड आयन का सॉल्वेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स कैटायन एंड एनायन बोथ कैन बी इजीली सॉल्वेटेड, effectively solvated, and they will always be present in the form of solvated ions.
ठीक है, यानी हर कैटायन और एनायन के चारों तरफ सॉल्वेंट का क्लस्टर होगा तो वो सॉल्वेटेड फॉर्म में रहेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये की पॉइंट है। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ से यहाँ पे इस तरह से मैं कनेक्ट करने वाला हूँ कि इफ आई टेक अ पोलर सॉल्वेंट एंड प्रोटिक ऑल्सो, तो कैटायन और एनायन दोनों का सॉल्वेशन हो जाएगा। हमारा कैटायन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, एनायन हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि एनायन न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ प्रोटॉन के एंड के थ्रू एक सॉल्वेंट क्लस्टर बना लेगा, उसको ट्रैप कर लेगा। तो एनायन के चारों तरफ क्योंकि क्लस्टर बना हुआ है, उसको जकड़ के पिंजरे में रख लिया। यदि पिंजरा में बंद करके रख लिया तो उसका निकलने का टेंडेंसी नहीं, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसके थ्रू वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता था, वो एकदम ट्रैप हो गया, शील्ड हो गया, चारों तरफ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने उसे घेर लिया। तो अब उस क्लाउड का इलेक्ट्रोफाइल पे जा करके सबस्ट्रेट पे जाके रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम हो गया, रिएक्शन स्लो डाउन हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेशन के थ्रू एक न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाते हैं। दिस इज वन पॉइंट, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की, जैसे हमें बताया कि कैटायन का ट्रैप हो जाता है क्राउन ईथर्स में, तो एक तो क्राउन ईथर्स ऐसे हो गए जो कैटायन को तो सॉल्वेट कर सकते हैं लेकिन एनायन को सॉल्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एनायनिक एंड हमेशा क्राउडेड रहेगा इन सभी में। इनफैक्ट अगर मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं, लाइक DMSO की बात करूं, अगर मैं सोडियम क्लोराइड को DMSO में डाल दूं तो DMSO में क्या होगा, ये देखिए सल्फॉक्साइड है, इस तरह से ऑक्सीजन के थ्रू, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ऑक्सीजन के थ्रू ये सोडियम आयन का सॉल्वेशन कर देगा इस तरह से यहाँ पे क्लस्टर बन जाएगा, सॉल्वेंट का क्लस्टर बन गया, राइट। तो सोडियम आयन इज प्रेजेंट इन इफेक्टिव सॉल्वेटेड फॉर्म। तो अब कैटायन का शील्डिंग हो गया, कैटायन सॉल्वेटेड फॉर्म में रहेगा। लेकिन किसी भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में सबके स्ट्रक्चर को आप ध्यान दो तो आप पाओगे कि इसके अंदर नेगेटिव एंड तो आसानी से पॉजिटिव को पुल कर सकता है, पॉजिटिव को इंटरैक्ट कर सकता है। जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव को इंटरैक्ट कर सकता है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव एंड है वो स्टेटिकली हिंडर्ड है, दो मिथाइल लगे हुए हैं। तो इसकी जो अप्रोच है क्लोराइड आयन से या किसी और एनायन से, वो बहुत मुश्किल होगी। यानी कि पॉजिटिव एंड स्टेटिकली हिंडर्ड होने की वजह से नेगेटिव आयन का सॉल्वेशन नहीं कर पाएगा, और नेगेटिव आयन का सॉल्वेशन नहीं कर पाएगा, नेगेटिव आयंस एनायंस रिमेन इन अनसॉल्वेटेड फॉर्म, और अनसॉल्वेटेड फॉर्म में रहेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी अधिक होगी। यदि शील्ड नहीं होगा उनके चारों तरफ तो उनकी रिएक्टिविटी अधिक होगी, क्लियर। तो अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, polar aprotic solvent solvate a cation but anions remain unsolvated, hence reactivity of anions as a nucleophile इंक्रीजेस। ठीक है, यानी एक बात तो ये तय हो गई कि जब अनसॉल्वेटेड फॉर्म में रहेंगे, नेकेड फॉर्म में रहेंगे, फ्री फॉर्म में रहेंगे, उनके चारों तरफ किसी भी प्रकार की शील्ड नहीं है, वो मुक्त हैं किसी के पास जाने के लिए, किसी पे अटैक करने के लिए, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए, किसी से बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस केस में उनकी रिएक्टिविटी अधिक हो जाएगी। तो एक बात तो ये हो गई कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सिंस दे increases strength of a nucleophile, they promote SN2 reaction. SN2 रिएक्शन में स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल मैटर करती है। यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन के होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर बाकी कंडीशंस फेवरेबल हैं तो एक अप्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा SN2 रिएक्शन को फेवर करता है बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब अगर मैं अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करने की बात करूं, जैसे हमने आपको बताया था कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कंपेयर करूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो I माइनस
Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये रहेगा। ठीक है, ये रीजन आपको बता दिया था कि I माइनस मोस्ट पोलराइजेबल एनायन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाईएस्ट होगी। लेकिन कब? जब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में था, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबका सॉल्वेशन हो गया, तो फ्लोराइड आयन का सॉल्वेशन मैक्सिमम होगा बिकॉज ऑफ लीस्ट साइज। इसका सॉल्वेशन मैक्सिमम है, तो इसके चारों तरफ जो शील्डिंग है एक प्रोटिक सॉल्वेंट की, पानी की, वो बहुत इफेक्टिव है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली अवेलेबल नहीं है रिएक्शन करने के लिए, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ड्रॉप होगी। लेकिन अगर इसको मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ले लूं, तो आप देखिए दिस इज इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में देखूं तो फ्लोराइड आयन की रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, दिस इज गोइंग टू बी इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जब हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, यानी एनायंस नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, नॉन सॉल्वेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो अब वहां पे एक तो सबकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इनमें कंपेयर करें तो कैन यू चेक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज। साइज इसका लीस्ट है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डेंसिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया सबसे ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, लिहाजा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा किसी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में या क्राउन ईथर में, क्राउन ईथर्स में, और इन क्राउन ईथर्स और इन गैस फेज। अगर कभी हम इन आयन को गैस फेज में ओब्टेन कर सकते हैं तो इवन गैस फेज में भी सॉल्वेशन नहीं होगा। तो जहां जहां सॉल्वेशन नहीं होगा वहां जो सबसे छोटा एनायन है हैलाइड आयन में, दैट विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, देयरफॉर इट्स रिएक्टिविटी विल बी हाईएस्ट। क्लियर? तो ये दिस इज हाउ सॉल्वेंट एक्चुअली अफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये ध्यान रखिए, सॉल्वेंट अगर पोलर अप्रोटिक है तो वो इन जनरल एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, और अगर हम कंपैरेटिव बात पे जाते हैं तो क्योंकि सारे अनसॉल्वेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका चार्ज डेंसिटी सबसे अधिक होगा, यदि सभी पे चार्ज बराबर है तो, और चार्ज डेंसिटी यदि हाईएस्ट होगा तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी एज ए न्यूक्लियोफाइल हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब यहाँ पे मैं एक जनरल ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बता देता हूँ जो आगे जाके आपको काम में आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बता रहा हूँ। जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी in a polar protic solvent, polar protic solvent, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक SH माइनस, देन Cn माइनस, देन आपका I माइनस, देन OH माइनस, देन N3 माइनस, देन एसीटेट आयन, देन आपका क्लोराइड आयन, देन फ्लोराइड आयन। ये मोस्ट कॉमन न्यूक्लियोफाइल हैं जिनकी हम लोग जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर हमने एक कॉमन न्यूक्लियोफिलिसिटी लिख दिया हुआ है। दिस ऑर्डर इज कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल, जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड स्पेशल फीचर, what is the role of solvent in the nucleophilic character और nucleophilic strength। आई होप आपको मज़ा आया होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेक्चर्स को आगे भी और बच्चों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।